अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसके बाद जो हम अपनी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो अपना 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग। तो देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर क्या रोल प्ले करते हैं और क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और कैसे डिसीजंस किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले हम डिसीजन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिसीजन बेसिकली क्या होती है कि मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपके पास जो है 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, तो आप उसमें से चूज़ करते हैं कि मुझे ये करना है। जैसे आपने अभी रिसेंटली ऑनर्स के लिए चूज़ किया, BBA BCom आपने चूज़ किया, अपनी डिग्रीज़ को देखते हुए, अपनी चॉइसेस को देखते हुए, अपने मार्क्स को देखते हुए कि आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस थी, उसमें टॉप पे कौन सी थी, सेकंड कौन सी थी, थर्ड कौन सी थी। तो उसमें से फिर आपने डिसीजन किया कि मेरे लिए BBA BCom बेटर है, तो मैं उसको मूव ऑन करूँगी, इसके साथ कैरी ऑन करूँगी। इसी तरह से मैनेजमेंट में जब मैनेजर्स डिसीजन करते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन नहीं होती है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन सूट कर रही होती है उस डिसीजन पे, उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो फिर उसको चूज़ कर लेते हैं। और अगर हम फर्दर डिसीजन के ऊपर बात करें तो डिसीजन जो है वो सिर्फ लोअर लेवल पे बाउंड नहीं है या टॉप लेवल की प्रायोरिटी तक बाउंड नहीं है। ये हमारी मैनेजमेंट की तमाम हायरार्की टॉप मिडल लोअर मैनेजमेंट में फॉल कर रहा होता है कि कुछ मैनेजमेंट को सडन क्विक हालात को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं। और कई बार हमारे टॉप जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, वो एक लॉन्ग टर्म जो है फ्यूचर अपना सीन करके, ऑब्जर्व करके, परसीव करके उसके मुताबिक जो है फिर डिसीजन करते हैं। अब है जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। इनमें कुछ इस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसको पूरा करने के बाद ही आप फाइनलाइज कर पाते हैं अपना डिसीजन, आप अपना बेस्ट डिसीजन चूज करते हैं। तो हम 1 बाय 1 उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है जी आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस क्राइटेरिया को एक वेटेज दे देते हैं कि लेट सपोज अगर मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम आ गई है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो समझ नहीं रहे मशीनरी को, या कोई भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि आपका वर्कर काम नहीं कर रहा, तो आपने वेटेज एलोकेट कर दिया उनको। उसके बाद क्या है, डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो अगर वर्कर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि आपका काम चल जाए, आपका काम ना रुकने पाए, तो आप उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है फिर स्टेप्स लेंगे। देन इम्प्लीमेंटेड द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव्स कि वर्कर्स का ऑल्टरनेट जो हैं, कोई और शिफ्ट के लोग हैं उनको बुला लिया काम के ऊपर और एवेल्युएट करना है डिसीजन को, इफेक्टिवनेस को, कि क्या हमारा डिसीजन जो था वो इफेक्टिव था या नहीं इफेक्टिव था। स्टेप आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी, आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम में सबसे पहली बात आती है कि प्रॉब्लम ही क्या होती है। तो प्रॉब्लम को जो मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेशन आपको मिलती है कि डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो आपकी करंट सिनेरियो है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके दरमियान जो डिफरेंसेस आते हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद आता है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम बिकम्स प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। लेकिन जब तक मैनेजर के इल्म में नहीं आएगी ना, वो बात कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मैनेजर के पास इल्म में आ गई, उसको पता चल गया कि ये फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको रिजॉल्व करेगा। जब तक वो उसके पास नहीं आएगी उसका नहीं पता चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अल्लाह ना करे आंटी एनलेस, जब तक आप फेल नहीं होते, आप एफर्ट नहीं करते हैं, आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे उससे ऊपर जाना है, ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मेरे CGPS कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले ही वो एफर्ट करते हैं कि हमें अपवर्ड जाना है ताकि हमें फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। और दूसरी बात ये है कि मैनेजर के ऊपर प्रेशर होता है कि वो उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो डिस्टर्ब हो सकती है, किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैनेजमेंट की हो सकती है, वो टेक्निकल टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अलावा कि मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और रिसोर्सेज होनी चाहिए ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम उसको पता चल गई है लेकिन वो हाथ बांध के खड़ा हुआ है कि अब हायर अथॉरिटीज़ उसको अलाउ करेंगी, और इतने में ही आपके कितने दिन का टाइम वेस्ट हो गया और अल्टीमेटली आपकी आउटपुट जो है ऑर्गेनाइजेशन की बर्बाद हो गई। तो मैनेजर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए कि वो उस प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट जो है वो सॉल्व कर सकें। स्टेप 2 आता है जी, हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन क्राइटेरिया को, कि डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, कि इसमें हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। लाइक एग्जांपल में अगर आप देखें तो कॉस्ट,
जो कि आप इनकर करते हैं किस लिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ रही है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तो आप करेंगे। अगर रिस्क ले रहे हैं लाइकली टू इनकायर, अगर कोई भी आपका जो है बिजनेस है, आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट किया है, नई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपको रिस्क है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर आप फेलियर के चांसेस होते हैं आपके। और आउटकम्स आपकी अगर डिज़ायर्ड की चाहते हैं, अपनी मर्जी की चाहते हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि बेसिकली आपकी फर्म जो है वो ग्रो करे, तरक्की करे। स्टेप 3 में आता है जी एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। आप क्या करते हैं कि डिसीजन क्राइटेरिया को इक्वल वेट्स इंपॉर्टेंस जो होती है वो दे देते हैं कि एलोकेट कर देते हैं वेट को। कि लेट सपोज आपके कॉलेज आने के बेतहाशा रास्ते होंगे, लेकिन आपने उनको वेटेज अलाउ कर दिया कि एक 15 मिनट पे है, एक 10 मिनट पे है, एक 5 मिनट पे है, तो आप उसी को चूज़ करेंगे जो आपके लिए शॉर्टेस्ट होगा, जिसमें आपके लिए टाइम होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि जो आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके डिसीजन क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेस पे आपने फैसला करना है, आप उनको वेट एलोकेट कर देते हो। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको करेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर मिल जाता है। आप सबको इक्वल वेट कभी भी नहीं करेंगे, वेरी करेंगे, क्योंकि 10% इंपॉर्टेंट है, कोई 60% इंपॉर्टेंट है, कोई 30% इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपका प्लान ए आपने चूज करना है, प्लान बी करना है या प्लान सी करना है। इसके बाद अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे हमारे ऑल्टरनेटिव्स कि हम अपने ऑल्टरनेट क्या हैं हमारे पास, जो हमें इस वक्त प्रॉब्लम आई है, अगर हम इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट है तो उसका हल क्या है, अगर हम कुछ मैकेनिकली करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, कि उनको आप फिर लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन से इस तरह के हैं ऑल्टरनेटिव्स जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव, स्टेप 5 में आप एनालाइज करते हो कि जो ऑल्टरनेट हमने चूज किए हैं क्या वो इतने वर्थी हैं, क्या वो इसका सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। आप क्या करते हैं, अप्रेस करते हैं जो आपने ऑल्टरनेट चूज किए हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ भी देखते हैं, उसकी वीकनेस भी देखते हैं, और आप देखते हैं कि ऑल्टरनेटिव अप्रेजल आपका जो बेस कर रहा होता है ये आइडेंटिफाइड इश्यूज उसके स्टेप्स 2 और 3 में होते हैं। अभी हम ये एक प्रॉब्लम जो है वो समझेंगे, आपकी बुक में भी पूरा एक चार्ट गिवन है ताकि आपको सारे के सारे ये स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये हम उस चार्ट पे आ गए हैं जो कि आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि आइडेंटिफाई किया हुआ है प्रॉब्लम को। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम की हुई है कि प्रॉब्लम क्या है जी, माय सेल रिप्रेजेंटेटिव नीड्स न्यू कंप्यूटर, कि जो सेल है मैकडोनल्ड है लेट सपोज, तो उनके जो वर्कर्स हैं उनको सेल करने के लिए नए कंप्यूटर्स की जरूरत है। अब आपकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब उसके देखिए आपको बेनिफिट्स क्या क्या आ सकते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या, मेमोरी स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ चाहिए आपको, वारंटी चाहिए, और उसका कैरिंग वेट क्या हो सकता है। आपने एलोकेशन कर दी, वेट क्राइटेरिया सेट कर दिया कि मेमोरी कितनी हो जाएगी, स्टोरेज 10 हो जाएगी, बैटरी लाइफ उसकी 8 होगी क्योंकि वह जैसे जैसे यूज होगा बैटरी कंज्यूम होती जाएगी, कैरिंग वेट पे 6 है, वारंटी उसकी 4 होती है, और डिस्प्ले क्वालिटी जो ज़ाहिर नज़र आ रही होती है सेल्स की रिसीट्स वगैरह वो जो है वो 3 हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है ऑल्टरनेटिव्स की कि आपके पास कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो शिबा के हैं, HP है, सोनी है, तो शिबा कोसमियो है, डेल इंस्पिरेशन है, एप्पल है, गेटवे है, लेनोवो है, ये सारे ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिर आपने एनालिसिस करना है कि आपके पास एनालिसिस में इन सब में से कौन से बेहतर हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि कॉस्ट वाइज या जिनको आपने वेट दिया हुआ है ऊपर उसको सबको पूरा करें। उसके बाद आपने सिलेक्शन कर ली कि आपने सिलेक्शन कर ली तोशिबा की कि ये मेरी जो है वो कि तोशिबा जो है आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कंप्यूटर्स चाहिए थे, तोशिबा उसकी बेहतरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट है, उसका ऑल्टरनेट है। तो फिर आप लास्ट पे क्या करेंगे, एवेल्युएशन करेंगे डिसीजन की। तो ये पूरे स्टेप्स हैं। अब हम वापस अपने स्टेप्स पे चलते हैं ताकि इस चार्ट की आपको मजीद साथ में समझ आ गई होगी। अभी हमने एक पूरी एग्जांपल समझी है जो इन्हीं स्टेप्स के ऊपर है। तो हमने अभी डेवलपमेंट देखी है ऑल्टरनेटिव्स की और उनको एनालाइज किया है। अगर हम देखें तो हमने डिसीजन क्राइटेरिया के अंदर वेट एलोकेट कर दिए थे कि हमारे पास जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, हमें मेमोरी को 10 वेट दिया था, बैटरी लाइफ को जितना दिया था, और कैरिंग वेट, वारंटी और डिस्प्ले क्वालिटी को। अब हमने क्या किया है कि जितने भी हमारे पास ब्रांड्स की लिस्ट अवेलेबल थी, तो शिबा, डेल, HP, एप्पल, iBook, सोनी, वायो,
गेटवे, तोशिबा, कोस्मियो और लेनोवो। इन सब की वेटेज कर ली है कि इनकी मेमोरी और स्टोरेज का वेट कितना आता है, इनकी बैटरी लाइफ किसकी सबसे ज़्यादा है, फिर कैरिंग वेट कितना है, कितने ग्राम से कैरी करता है, वारंटी कितनी है और डिस्प्ले कितना है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि सिलेक्ट कर लिया था ऑल्टरनेटिव, कि हमने अपना बेस्ट ऑल्टरनेट सेलेक्ट किया था जिसको हमने तोशिबा को चूज़ किया था। फिर क्या हुआ कि तोशिबा के जो हैं कंप्यूटर्स वगैरह वो परचेज़ कर लिए गए और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया अपने ऑल्टरनेटिव को, कि और फिर उनको ऑब्जर्व किया गया क्या सेल रिप्रेजेंटेटिव की सेल्स बढ़ी, क्या उनका काम जो है वो आसान हुआ। और फिर जो हमने बेसिकली मेमोरी को, बैटरी को, कैरिंग को, वारंटी को, डिस्प्ले को जो भी हमने वेट असाइन किए हुए थे हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स के, हमने उनके अगेंस्ट जो है वो एवेल्युएट किया। लास्ट जो स्टेप आता है वैल्यूएटिंग द डिसीजन इफेक्टिवनेस, कि आपने अगर तोशिबा का ब्रांड आपने चूज़ किया है अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, अपने सेल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो वो कितना इफेक्टिव रहा है। तो आप अपने डिसीजन की साउंडनेस के मेरा डिसीजन इफेक्टिव है या नहीं है उसको कैसे जज करेंगे, कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, कि उनको डिस्प्ले में आसानी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, उनके कंप्यूटर्स की बैटरी लाइफ सही चल रही है, तो उन्होंने कितना एक्स्ट्रा काम किया है इनकी हेल्प के साथ। और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी है गुड, और अगर रिजॉल्व नहीं हुई है तो उसमें क्या गलत आया। आप अपने डिसीजन को सिर्फ फैसला करके ऑल्टरनेटिव लगा के छोड़ नहीं देते हैं, उसको फॉलो अप भी किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे डिसीजंस की जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर किए जाते हैं। सबसे पहले जब आप कोई भी चीज़ प्लान आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फिर ये कि उसकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, कि उन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं। चलें आप ही की क्लास की एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका एक सेमेस्टर ऑलमोस्ट जो है 4 to 5 मंथ्स का होता है, तो आपका शॉर्ट टर्म प्लान जो है कि मैंने 3 GPA अचीव करना है या 3.5 GPA अचीव करना है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्लान है। बट अगर ये कहें कि मैंने CGPA जो है वो 3.5 अचीव करना है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि आपका CGPA कैलकुलेट होता है आपके तमाम GPAs को मिला के ऊपर। तो इसी तरह से फर्म्स के भी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि फर्म्स के लिए कितना मुश्किल है कि अपने इंडिविजुअल गोल्स को कैरी करना। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लीडिंग की तरफ, कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल किया जाए, कि उनको मोटिवेट कैसे किया जाना है। फिर ये कि लीडरशिप स्टाइल कौन सा सबसे इफेक्टिव है, कि आपने बस हुक्म जारी कर दिया और बात ख़त्म नहीं, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर घुले मिलें, उनको मोटिवेट करें। और स्पेसिफिक चेंज जो है, कौन सा ऐसा वर्कर है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को मुतासिर कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, या वो दूसरे वर्कर्स को भी लेजी बना रहा है। और कौन सा ऐसा सही वक्त है कि जब आप अपने वर्कर्स को स्टिमुलेट करेंगे। जैसे देखिए कंपनीज बोनस इश्यू कर देती हैं और कुछ लोग अभी जैसे राइट टाइम है, अगर जो है इस वक्त कोविड की वजह से सबकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी है, और अगर मीनवाइल अगर कोई कंपनी अनाउंस कर देती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस, तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएट होंगे, वो फील करेंगे जो है अपने आप को सिक्योर, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो मोटिवेट होकर काम करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जी ऑर्गेनाइजिंग को, कि ऑर्गेनाइज ये है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कि वो डायरेक्टली मुझसे आके कांटेक्ट करें या मैं कोई असिस्टेंट मैनेजर लगा दिया जाए। कि सेंट्रलाइजेशन कैसे करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेंट्रलाइजेशन होती है कि जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप टू बॉटम में शिफ्ट होते हैं। और जॉब्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वर्कर्स को अपना काम समझने में और काम करने में आसानी हो। और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे वर्कर्स को भी पता हो कि हमारा काम क्या है। लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम इन एक्टिविटीज़ को किस तरह जो है वो चूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, बेंचमार्क कर सकते हैं। जैसे आपका 4 CGPA होता है और उसमें से अगर आप सेट कर देते हो, आपकी क्लास में से कोई ले जाता है 3.8 2.9, तो वो एक तरह का बेंचमार्क बन जाता है, बेस्ट बन जाता है। तो किस तरह की मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को उसके पास रखना चाहिए।